नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं 1 से 15 जून तक की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी। दोस्तों, यह समसामयिकी आपके आने वाले सीजी व्यापम और सीजीपीएससी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चलिए, आज का पहला सवाल है, छात्रों के लिए पीएम केयर्स छात्रवृत्ति योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस बात का कि पीएम केयर छात्रवृत्ति योजना जो है केंद्र सरकार की एक योजना है। ठीक है, केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। चलिए, इस योजना के बारे से थोड़ा जानकारी लेते हैं। देखिए, श्री नरेंद्र मोदी ने, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, 30 मई 2021 को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की शुरुआत किया है। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ऐसे बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 2022 में एक पहल शुरू की थी जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता पिता या जीवित माता पिता खो दिए हैं। बोलने का मतलब ये है दोस्तों, कोरोना काल आप जान रहे हैं, कोरोना काल में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है कोरोना वायरस की वजह से। तो इस वायरस की वजह से ऐसे बच्चे, ठीक है, ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है, तो इन बच्चों को पीएम केयर चिल्ड्रंस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना का जो उद्देश्य की यदि हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, इसमें छात्रवृत्ति भत्ता 20,000 रुपये प्रति बच्चा प्रति वर्ष होगा, 1,000 रुपये प्रति माह मासिक भत्ता होगा, स्कूल फीस, किताबें व वर्दी की लागत, जूते और अन्य शैक्षणिक उपकरण के लिए 8,000 रुपये का वार्षिक शैक्षणिक भत्ता शामिल होगा। ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं आप इसको। 20,000 रुपये प्रति वर्ष प्राप्त होगा। ठीक है, इस 20,000 रुपये में जो 12,000 रुपये है ये प्रति माह मिलेगा, ठीक है, मासिक भत्ता के तौर पे, और 8,000 रुपये इसे वार्षिक मिलेगा जिसमें वो अपने शैक्षणिक से संबंधित, है ना, शिक्षा से संबंधित स्कूल ड्रेस, बुक्स वगैरह खरीद सकता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। 2022-23 के दौरान 7.89 करोड़ रुपए की राशि से 3,945 बच्चों को लाभान्वित किया गया है। ध्यान रखेंगे, वर्तमान में यदि हम बात करते हैं, यानी कि आज के डेट की यदि हम बात करते हैं जुलाई की, ठीक है, जुलाई 2022 या जून 2022 की यदि हम बात करते हैं, जून 2022 की यदि हम बात करते हैं, तो इस समय तक करीब करीब 4,700 बच्चे इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखेंगे, दूसरा प्रश्न है, पीएम केयर छात्रवृत्ति योजना की विशेषता नहीं है। देखिए, कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, दैनिक खर्च हेतु 4,000 प्रति माह प्रदान करना, 23 साल के होने पर 20 लाख रुपए एक मुफ्त सहायता प्रदान करना, पीएम फंड से लोन प्राप्त करना। तो देखिए, जो छात्रवृत्ति योजना, ध्यान रखेंगे आप, इससे पहले जिस प्रश्न को हमने देखा वो उस समय की बात थी जब छात्रवृत्ति योजना को प्रारंभ किया गया था, लेकिन वर्तमान में जून 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा इसमें नवीन बदलाव किया गया। इस बदलाव के तहत कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान किया जा रहा है, जो कि पहले जैसे कि 20,000 रुपये, 20,000 रुपये जो कि प्रति वर्ष था, ये तो प्राप्त हो ही रहा है। साथ ही साथ इसके दैनिक खर्च हेतु 4,000 रुपये प्रति माह भी प्रदान किया जाएगा, और 23 साल के होने पर 20 लाख रुपए नहीं, 10 लाख रुपए एक मुश्त प्रदान किया जाएगा, और बच्चे अपने पीएम फंड से लोन प्राप्त कर सकेंगे। तो ये 3 पॉइंट आप देखेंगे, पहला, दूसरा जो कि 10 लाख है, और तीसरा पीएम फंड से लोन प्राप्त करना, और एक और चौथा पॉइंट है, ध्यान रखेंगे, चौथा पॉइंट ये है कि आयुष्मान कार्ड, ठीक है,
आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख रुपए का वार्षिक मुफ्त इलाज इन बच्चों को प्राप्त होगा। तो ये 4 पॉइंट है जो कि जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषणा किया गया है, जो नवीन घोषणा है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, 30 मई 2022 को इस योजना को प्रारंभ किया गया है। ठीक है, ऐसे बच्चों की मदद करना है जिन्होंने कोरोना के कारण 11 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 के बीच माता पिता या विवाह को खो दिया है। इसमें 4 पॉइंट जो मैंने अभी बताया, पहला पॉइंट यही था, पीएम केयर्स, है ना, पीएम केयर्स के तहत पीएम केयर्स जो फंड है, इस फंड से उन्हें लोन प्राप्त कर पाएंगे। रोजमर्रा की जरूरत के लिए 4,000 रुपये प्रति माह। ठीक है, 23 साल की उम्र होने पर 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए मिलेंगे। पीएम केयर फंड के माध्यम से बच्चों को आयुष्मान हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है, 5 लाख तक की इलाज मुफ्त किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा सवाल है, केंद्र सरकार के नवीन रिपोर्ट, है ना, जो चौथा रिपोर्ट है, आपको पता होगा प्रति वर्ष जो केंद्र सरकार जो है 4 रिपोर्ट लेकर आता है जो कि इकोनॉमी से संबंधित है। ठीक है, तो 4 रिपोर्ट, आपको पता होगा कि हमारा जो वित्त वर्ष है वो अप्रैल से मार्च तक का होता है। तो अप्रैल से बात करते हैं, अप्रैल, मई और जून, ये प्रथम तिमाही है। ठीक है, 4 तिमाही होता है जिसमें ये जो है अप्रैल से जून तक प्रथम तिमाही, जुलाई से सितंबर सेकेंड यानी कि द्वितीय तिमाही, और अक्टूबर से दिसंबर जो है तृतीय तिमाही, और जनवरी से मार्च तक ये है चतुर्थ तिमाही। तो इसी चतुर्थ तिमाही का रिपोर्ट केंद्र सरकार ने जारी किया है, और इस रिपोर्ट के तहत, ठीक है, जो हमारा भारत का जीडीपी की हम बात करते हैं जो कि 2021-22 की है, तो 2021-22 में भारत का जीडीपी जो है 8.7% रहा है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, इसके बारे से और कुछ जानते हैं। देश में चौथी तिमाही का विकास दर का आंकड़ा, जो कि देखिए 31 मई 2022 को इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। ठीक है, और जो आखिरी तिमाही है ना, यानी कि चौथा जो तिमाही था, उसमें ग्रोथ रेट 4.1% रहा है, और पूरे वित्त वर्ष की बात करते हैं तो इसमें 8.7% रहा है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। आपको बता देता हूँ, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार जो था, इसके अनुसार 2020-21 में 7.3%, ठीक, वो भी नेगेटिव में है। उसके बाद 2021-22 में 9.3% का अनुमान लगाया था, लेकिन वास्तव में अभी कितना हुआ है, 8.7% है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद और 2022-23 में जो है वो है 8 से 8.5% तक रहने का केंद्र सरकार का अनुमान है। ये जो दो आंकड़ा आप देख रहे हैं, ये 2 पॉइंट जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार है, ध्यान रखेंगे। लेकिन वर्तमान में कितना है, वास्तव में 8.7%। एनएसओ ने अपने दूसरे अग्रिम अनुमान में 8.9% रहने का संभावना जताया था, लेकिन ये भी अचीव नहीं कर पाए हैं, 0.2% कमी हो गया है। तो वर्तमान में कितना है, 8.7%। इस चीज को ध्यान रखिए। देखिए 2021-22 का कुछ ग्रोथ देख लेंगे, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ये हो सकता है व्यापम या पीएससी की किसी परीक्षा में पूछा जा सके। मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करते हैं तो यहाँ पे 24.71% है, कंस्ट्रक्शन में 10.74% है, फाइनेंशियल रियल एस्टेट में 30.87 है, और कृषि में 21.10 है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ये 4 पॉइंट को आप ध्यान रख लेंगे, इसे याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। देखिए आपको 2 डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें जो हम पहला डायग्राम की हम बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे 2017-18 में भारत का जीडीपी दर था 6.8%, 2018-19 में भारत का जीडीपी दर 6.5%, 2019-20 में जीडीपी दर 3.7%। देखिए आप समझेंगे यहाँ ये जो है ना, और ये यहाँ तक खास तौर पे कोरोना का खासा प्रभाव देखा गया है ना। और 2020-21 में आप देख सकते हैं जो जीडीपी वृद्धि दर जो है
-6.6 रहा है, और 2021-22 में जीडीपी दर जो है 8.7% वर्तमान में है। इस चीज़ को आप ध्यान रख लेंगे। ठीक है, प्रमुख देशों की बात करते हैं तो सभी प्रमुख देशों में भारत अग्रणी रहा है ना, जो कि सबसे ज़्यादा जीडीपी वृद्धि दर को हासिल किया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे यूके है, तीसरे नंबर पे अमेरिका, चौथे नंबर पे यूरोपीय है, और पांचवें नंबर पे चीन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस राज्य में स्थापित किया गया है? लिक्विड मिरर टेलीस्कोप एक ऐसा टेलीस्कोप है ना, जो आकाश, ठीक है, आकाश में होने वाली घटनाओं का क्या करेगा? अध्ययन। आकाश की बात कर सकते हैं, या हमारी जो आकाश गंगा है ना, इसका भी अध्ययन करेगा। इसमें तारे, सूर्य, है ना, और किसी भी प्रकार के पिंड है, इन सब का अध्ययन करने में लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का बड़ा योगदान साबित होगा। तो देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है ना, उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। ध्यान रखिए इस बात को। चलिए इसके बारे से कुछ जानकारी ले लेते हैं। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने एक और मील का पत्थर स्थापित कर दिया है। अब देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड स्थित, है ना, देवस्थल नामक पहाड़ी है, इसमें लगाया गया है, जो आकाश का सर्वेक्षण करने में सहायता करेगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और इसमें एक चीज़ और याद रख लेंगे आप, कि इस लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को भारत, बेल्जियम और कनाडा के खगोलविदों के द्वारा निर्मित किया गया है। तो इसके निर्माण में 3 देश शामिल हैं, पहला भारत, दूसरा बेल्जियम और तीसरा कनाडा है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इस नए उपकरण में प्रकाश को इकट्ठा करने और फोकस करने के लिए तरल पारा की एक पतली फिल्म से बना एक 4 मीटर व्यास का घूर्णन दर्पण लगाया गया है। तो आप ध्यान रख लेंगे, उतना कुछ खास काम का नहीं है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो पहले, इसके पहले स्लाइड में मैंने बता दिया है। देखिए ये इस तरह से टेलीस्कोप होगा, देख लीजिए किस तरह से दिखाई देता है। तो ठीक, आगे देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? देखिए जून के माह में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, और यदि हम दिनांक की बात करते हैं तो 5 जून को मनाया जाता है। चलिए विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे कब से मनाया जा रहा है, तो 1972 का जो, ठीक है, सम्मेलन हुआ था, मानव पर्यावरण पर सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन को बोला गया स्टॉकहोम सम्मेलन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टॉकहोम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था और किससे संबंधित है, तो पर्यावरण से संबंधित है स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस सम्मेलन को मनाने के पीछे जो उद्देश्य था वो है प्रदूषण। ठीक है, दुनिया में लगातार बढ़ते प्रदूषण की वजह से, है ना, देश के जो अध्यक्ष लोग हैं ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए कि इस तरह से प्रदूषण बढ़ता गया तो कि कहीं हमारे विश्व को ही नुकसान पहुंचेगा, हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचेगा, और इसी को ध्यान में रखते हुए 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन बुलाया गया। ठीक है, और ध्यान रखिएगा बुलाने वाले कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र सभा, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और इसके पीछे वही है, प्रदूषण को कम करना, पर्यावरण के प्रति लोगों के मन में जागरूकता पैदा करना है। आगे देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण के मामले में भारत का क्या योगदान है, देख लेते हैं। आपको पता होगा कि भारत का जो वन क्षेत्र विस्तार हो रहा है, कैसे विस्तार हो रहा है, तो हम इस आंकड़ा को ध्यान रखते हैं। 2021 की यदि हम बात करते हैं तो 2021 में जो भारत का जो वन का कुल क्षेत्र है वो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। ठीक है, और वही हम बात करते हैं 2019 का, तो 2019 में 21.67% था, और 2017 की यदि हम बात करते हैं तो 2017 में 21.54%। तो देख रहे हैं आप किस तरह से ये वृद्धि हो रहा है, भले पॉइंट में वृद्धि हो रहा है पर वृद्धि तो हो रहा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा प्रति 2 वर्ष में पर्यावरण से संबंधित, यानी कि वानिकी के, है ना, वानिकी से संबंधित रिपोर्ट जारी करता है, जिसे फॉरेस्ट रिपोर्ट भी कहा जाता है। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट जो होता है प्रति 2 वर्ष में आता है, और हाल ही में 2021 का फॉरेस्ट रिपोर्ट केंद्र सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है।
तो ये तो था वन आवरण में वृद्धि, पहला पॉइंट है। यदि हम दूसरा पॉइंट की यदि हम बात करते हैं तो देखिए दूसरा पॉइंट में क्या है, स्थापित विद्युत क्षमता। विद्युत क्षमता की यदि हम बात करते हैं तो गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों से स्थापित विद्युत क्षमता 40% तक पहुंचाने की भारत की प्रतिबद्धता समय से 9 साल पहले ही हासिल कर ली गई। यानी कि यदि बात करते हैं 100% यदि विद्युत उत्पादन हो रहा है तो इसमें से 40% विद्युत उत्पादन का योगदान जो है वो नवीनीकरण ऊर्जा से है, यानी कि गैर जीवाश्म ईंधन से है ना। गैर जीवाश्म ईंधन में कोयला तो बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग लक्ष्य, ये तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट में आप इतना समझ लीजिए, वर्तमान में भारत सरकार द्वारा जो है ना पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिश्रण करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। और इसी के तहत देख लीजिए छत्तीसगढ़ में 2 प्लांट लगाया गया इथेनॉल प्लांट, है ना। एक तो मक्के का है जो कि बस्तर क्षेत्र में है, और दूसरा जो है गन्ने के द्वारा बनाया जा रहा है इथेनॉल जो कि कवर्धा में है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, है ना। कवर्धा में यहाँ गन्ने गन्ने से इथेनॉल बनाया जा रहा है और मक्के से इथेनॉल जो बनाया जा रहा है वो है बस्तर क्षेत्र में, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अक्षय ऊर्जा की यदि हम बात करते हैं तो अक्षय ऊर्जा की यदि हम बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे 30 नवंबर 2021 की स्थिति में अक्षय ऊर्जा 150.54 गीगावाट है। इसमें सौर ऊर्जा 48 गीगावाट, पवन ऊर्जा 40 गीगावाट, जल लघु जल विद्युत ऊर्जा 4 गीगावाट, जैव शक्ति ऊर्जा जो है 10.62 गीगावाट है, और बड़ी हाइड्रो से जो विद्युत निर्माण होता है वो 46 गीगावाट है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें यह याद रख लीजिएगा कि भारत जो है पवन ऊर्जा के क्षेत्र में चौथी सबसे बड़ी देश है। तो ये बहुत ही आईएमपी पॉइंट है, इसे आप ध्यान में रख लेंगे, ठीक। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश की पहली वंदे भारत ट्रेन मुंबई पुणे के बीच चलेगी। अगले 3 वर्ष में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण होगा। इसकी घोषणा बजट 2022-23 में हुआ था। तो आप ध्यान रखेंगे वंदे भारत ट्रेन सबसे इंपॉर्टेंट है। मुंबई से पुणे, ध्यान रखेंगे अभी जो है सबसे पहले मुंबई से पुणे जैसे बजट में जो घोषणा हुआ है उसके अनुसार वंदे भारत ट्रेन का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि 3 वर्ष में 400 नई वंदे भारत ट्रेन का निर्माण होगा, ठीक है। और अभी जो पहला जो वंदे भारत ट्रेन जो है मुंबई से पुणे के बीच चलाने की प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। अभी चली नहीं है, चलने वाली है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से जो है ना तीनों ऑप्शन जो है सही है। देखिए मुंबई से पुणे के बीच वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू करेगा, इसकी तैयारी की जा रही है, ठीक है। ये जो है ट्रेन जो है स्लीपर युक्त होगी, ध्यान रखेंगे। इससे पहले भी वंदे भारत एक्सप्रेस, ध्यान रखेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से ट्रेन चलती थी, ठीक है। और ये इसमें स्लीपर बिल्कुल नहीं होता था, ये सीटर है, ठीक है। बैठने की ही बस व्यवस्था है, इसमें स्लीपर नहीं है। अब जो वंदे भारत ट्रेन बन रहा है वो उसमें स्लीपर की व्यवस्था होगी, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक। और रेलवे के अनुसार 15 अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेनों का उत्पादन कर देश में उसका परिचालन भी शुरू कर दिया जाएगा। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। और इस पॉइंट को आप ध्यान में रखें कि पहली वंदे भारत ट्रेन जो है नई दिल्ली से वाराणसी के बीच 2019 फरवरी में चली थी, और दूसरा वंदे भारत ट्रेन जो है अक्टूबर 2019 में नई दिल्ली से कटरा के बीच, है ना, चलाई गई थी। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा ये जो था बजट में अभी जो घोषणा किया था उससे पहले की बात है। ये वंदे भारत ट्रेन नहीं, वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से चलाया गया इस ट्रेन को, जो कि नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। लेकिन अभी जो है वंदे भारत ट्रेन के नाम से चलेगी, जो मुंबई से पुणे के बीच चलेगी, और ये जो है स्लीपर युक्त होगा। लेकिन इससे पहले जो ट्रेन चलाया जाता था स्लीपर नहीं होता था, उसमें केवल बैठने की व्यवस्था बस थी, सोने की बिल्कुल भी नहीं की व्यवस्था। बजट 2022-23 में 400 वंदे भारत ट्रेन तैयार करने का लक्ष्य रखा गया अगले 3 वर्ष में। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे।
चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये जो ट्रेन है इस तरह से दिखाई देगी, इसमें बैठने के साथ साथ सोने की भी व्यवस्था होगी। अगला क्वेश्चन है, हर घर राष्ट्रीय ध्वज कार्यक्रम कब से कब तक मनाने का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, हर घर राष्ट्रीय ध्वज कार्यक्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपके परीक्षा में इससे संबंधित सवाल पूछा जाए। भारत देश जो है आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहा है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, है ना। आज़ादी का 75वां वर्ष मनाया जा रहा है, इसे ही अमृत महोत्सव कहा गया है। ठीक है, और इसी महोत्सव का एक छोटा सा हिस्सा है हर घर राष्ट्रीय ध्वज कार्यक्रम। ठीक, अभी 15 अगस्त आने वाला है और इस 15 अगस्त को ही ध्यान में रखते हुए हर घर राष्ट्रीय ध्वज कार्यक्रम लाया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा। और ध्यान रखेंगे कब से कब तक चलाने का निर्णय लिया गया है, तो कुल 7 दिन होगा और यह 7 दिन 11 अगस्त से 17 अगस्त के बीच होगा। यदि हम 15 अगस्त के पहले बात करते हैं तो 4 दिन और इधर हम बात करते हैं तो 2 दिन, तो इस तरह से इधर का 2 दिन और इधर का 4 दिन और ये 15 अगस्त, तो कुल 7 दिन हर घर राष्ट्रीय ध्वज कार्यक्रम मनाया जाएगा। इसमें लोगों को प्रेरित किया जाएगा, लोगों के मन में देशभक्ति की भावना जागृत किया जाएगा और झंडे के प्रति सम्मान की भावना को निर्माण किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। चलिए देखते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान व गौरव के साथ भारतीय लोगों के मन में देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के आह्वान पर हर घर झंडा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रख लेंगे। ठीक, बस इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश इस अभियान का सबसे बड़ा हिस्सा, इसका मतलब ये है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, इस आधार पर उत्तर प्रदेश में, है ना, या उत्तर प्रदेश जो है इसका सबसे बड़ा हिस्सेदार होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश में किस क्रम का राष्ट्रपति चुनाव होना है। देखिए आपको पता होगा कि जुलाई में हमारे जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रपति चुनाव कराया जा रहा है और यह जो राष्ट्रपति चुनाव होगा वह 16वां क्रम का होगा। इसके बारे से आगे जानकारी लेते हैं। देखिए देश में 16वां क्रम का राष्ट्रपति चुनाव होना है। भारत में 17 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ था। ठीक है, 20 जुलाई 2017 को मतों की गणना के परिणाम घोषित किए गए और रामनाथ कोविंद जी को भारत के 14वें राष्ट्रपति बनाया गया था। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे ये बात कि अभी जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति चुनाव होगा उसमें जो उम्मीदवार है वो एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू है और विपक्ष, संयुक्त विपक्ष की यदि हम बात करते हैं, संयुक्त विपक्ष के तरफ से यशवंत सिन्हा जी उम्मीदवार है। तो ये 2 उम्मीदवार है, इसको ध्यान रखेंगे और अनुमान तो यही लगाया जा रहा है क्योंकि सत्ता में एनडीए की बहुमत है, तो अगला राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू बन सकती है। चलिए द्रौपदी मुर्मू के बारे से कुछ जानते हैं। देखिए ये जो चित्र है हमारे राष्ट्रपति जो उम्मीदवार जो है राष्ट्रपति के, ये उनकी चित्र है द्रौपदी मुर्मू की। इसके बारे से जानकारी लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू झारखंड राज्य के राज्यपाल का पद संभालने वाली पहली महिला है। वे किसी भी भारतीय राज्य की पूर्वकालिक राज्यपाल बनने वाली पहली जनजाति महिला भी है। ठीक है, तो ये पहली जनजाति महिला भी है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे, और झारखंड राज्य के भी पहली महिला राज्यपाल है। अगर ये भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होती है तो पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनेगी, और दूसरी बात कि सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति होने का रिकॉर्ड भी इनके नाम होगा। तो ये 2 पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके राजनीतिक घटनाक्रम की बात करते हैं तो 2000 से अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत की है और नवीन पटनायक की नेतृत्व वाली तत्कालीन डीजेड भाजपा सरकार में राज्य मंत्री नियुक्त की गई थी और 2015 में यदि हम बात करते हैं झारखंड राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ध्यान रखेंगे राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार से थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं और 2 बार 1952 में और 1957 में राष्ट्रपति चुनाव जीते थे। ठीक, इस चीज को भी आप ध्यान रख के चलेंगे।
ये राष्ट्रपति और उनके कार्यकाल है, इसे आप दिमाग में रख लेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित एक नए क्वेश्चन व्यापम या सीजीपीएससी की परीक्षा में पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है, किसी न किसी परीक्षा में हर साल प्रश्न को देखा गया है। तो अभी जो है 14वें क्रम के हैं रामनाथ कोविंद और 15वें क्रम के अगले चुनाव में समझ में आएगा कि 15वें नंबर में कौन है। ठीक है, तो अगला देखते हैं प्रश्न। हाल ही में विश्व बैंक ने अत्यंत गरीबी के लिए नया मानक स्थापित किया है। तो देखिए, गरीबी के लिए नया मानक तो मतलब ये है कि प्रतिदिन कितने रुपए कमाने वाले को अत्यंत गरीब कहा जाएगा। तो इसके तहत जो है 167 रुपये यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन कमा रहा है तो उसे अत्यंत गरीब की श्रेणी में रखा गया है। और यह जो मानक है इस वर्ष के बाद से लागू हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले यदि हम बात करते हैं तो 100 अभी जो वर्तमान में चल रही है वो 145 रुपये प्रतिदिन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 167 रुपये प्रतिदिन। देखिए, विश्व बैंक ने अत्यंत गरीब व्यक्ति बीपीएल की परिभाषा में बदलाव किया है। नए मानक के अनुसार प्रतिदिन यानी 167 रुपये कम कमाने वाला अत्यंत गरीब माना जाएगा। वर्तमान में 147 रुपया है। विश्व बैंक का यह नया मानक इस साल के अंत तक लागू हो जाएगा, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, इससे संबंधित और भी कुछ पॉइंट है, आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी में आपको मिल जाएगा। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट करवा के रख लीजिएगा और पढ़िएगा, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगा। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए देख लेते हैं, भारत में घट रही है गरीबी। 2011 में यदि हम बात करते हैं तो 22.5% थी और वही 2019 की यदि हम बात करते हैं तो 10.2% हो गई। यानी कि 2011 में गरीबी जो भारत में था वो 22.5% था और 2021 में बात करते हैं तो 10.2% हो गई। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, 12.3% की क्या हुई है, कमी हुई है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। पूछ सकता है कि वर्तमान में भारत में गरीबी की प्रतिशत क्या है। तो 2021 के अनुसार भारत में 2019 के अनुसार है ना, भारत में 10.2% गरीब है। इस बात को आप ध्यान में रखें। एशिया कप हॉकी 2022 के विजेता है। तो देखिए, एशिया कप हॉकी 2022 के विजेता जो है वो है दक्षिण कोरिया। ध्यान रखेंगे, दक्षिण कोरिया है। एशिया कप हॉकी कहाँ आयोजन किया गया था, तो इसका आयोजन जो है वो इंडोनेशिया में किया गया था। ठीक, पूछा जाता है एग्जाम में कि जो टूर्नामेंट है कहाँ आयोजित किया गया है। और ध्यान रखिएगा, स्वर्ण पदक विजेता जो है वो है दक्षिण कोरिया। रजत पदक की बात करते हैं तो रजत पदक विजेता जो है वो है मलेशिया। और भारत जो है ना, ये कांस्य पदक विजेता है। तो ये पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे कि भारत कौन सा पदक प्राप्त किया है, तो भारत जो है कांस्य पदक प्राप्त किया है। ठीक है, और मेन विजेता जो है दक्षिण कोरिया है। आयोजन कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक है, ये सब चीजों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, गोल्ड दक्षिण कोरिया, सिल्वर मलेशिया, भारत जो है ब्रॉन्ज इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ। 5वीं बार हॉकी एशिया कप का खिताब जीता है दक्षिण कोरिया जो है। लगातार तो नहीं, पर 5वीं बार खिताब इन्होंने जीता। ध्यान रखिएगा। एशिया कप हॉकी क्या है, इसके बारे से थोड़ा जानकारी लेते हैं। पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 1982 से आयोजित हो रहा है। ठीक है, और 1982 से आयोजित हो रहा है और सबसे प्रथम जो इसका आयोजन किया गया था वो पाकिस्तान में किया गया था। और पाकिस्तान जो है विजेता भी रहे उस समय के। ठीक, हॉकी एशिया कप 4 साल में एक बार आयोजित होने वाला टूर्नामेंट है। अब तक कुल 11 टूर्नामेंट हो चुका है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। 1982 के जो टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, चीन, मलेशिया, बांग्लादेश, सिंगापुर, श्रीलंका ये सब शामिल थे।
ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मेजबान पाकिस्तान है, पहली बार पुरुष एशिया कप हॉकी का चैंपियन बना था। तो ये सारा पॉइंट है। देखिएगा, अभी जो वर्तमान में सीजीपीएससी का जो क्वेश्चन आने का पैटर्न है वो काफी अलग हो गया है। वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो विकल्प को रख के बहुत सारे ऑप्शन दे दिया जाता है, पूछते हैं कि इनमें से कौन कौन से विकल्प सही है। तो इस तरह का अब ट्रेंड में चल रहा है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यदि आप सीजीपीएससी प्री की तैयारी करते हैं या और भी सीजीपीएससी के किन्हीं एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह का आप पूरा डिटेल्स में पड़ेगा। सिर्फ इतना ही मत दिमाग में रखिए कि हॉकी एशिया कप किसने जीता। आप हॉकी एशिया कप के बारे से सब चीज, जितने भी इंपॉर्टेंट आयाम है, वो सारा का सारा आप ध्यान में रख के चलेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। आपको किसी भी प्रकार का सलाह देना है तो आप कमेंट सेक्शन में सलाह दे सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल में भी सलाह दे सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये है फोटो जो एशिया कप 2022, एशिया हॉकी कप 2022 का है। ठीक है, चैंपियन है दक्षिण कोरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंच ओपन महिला 2022 के विजेता है। कोको गॉफ, एमा राडुकानु, ईगा स्वियाटेक, बारबोरा मेजिकवा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ईगा स्वियाटेक। ध्यान रखेंगे, इन्होंने कोको गॉफ को कोको गॉफ को हराया है। इसके बारे में से कुछ ध्यान देते हैं। विजेता ईगा स्वियाटेक है और विजेता कोको गॉफ है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो ईगा स्वियाटेक कहाँ की रहने वाली है? तो पोलैंड की रहने वाली है, ध्यान रखेंगे। इस जीत के साथ ही उन्होंने विनस विलियम्स के लगातार 35 मैच जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर लिया है। देखिए, ईगा स्वियाटेक फ्रेंच ओपन पुरुष 2022 के विजेता हैं। नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रोजर फेडरर, कैस्पर रूड। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है राफेल नडाल। ठीक है, इन्होंने कैस्पर रूड को हराया। स्पेन के राफेल नडाल कहाँ के रहने वाले हैं? तो स्पेन के रहने वाले हैं। राफेल नडाल ने एक बार फिर इतिहास रच दिया, 14वीं बार फ्रेंच ओपन खिताब जीता। आपको बता दूं, आज तक इन्होंने कभी भी फ्रेंच ओपन को हारे नहीं हैं, हमेशा विजयी हुए हैं। ठीक है, और कुल 14वीं बार फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया है। करियर में नडाल कभी फ्रेंच ओपन नहीं हारे हैं, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। देखिए, फ्रेंच ओपन पुरुष की यदि हम बात करते हैं तो पुरुष में राफेल नडाल है, महिला में ईगा स्वियाटेक है। ये 2 पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राफेल नडाल के बारे से और कुछ बता दें तो इन्होंने अब तक कुल 14 फ्रेंच ओपन जीते हैं। यूएस की बात करते हैं, यूएस ओपन की बात करते हैं तो वो 4 है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करेंगे 2, और विंबलडन की बात करते हैं तो ये भी 2 है। तो इस तरह से कुल 18 2 यानी कि 22, कुल 22 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए हुए हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि कितना वर्तमान में ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। तो कुल 22 ग्रैंड स्लैम इन्होंने अपने नाम किया है। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो बताइए, इन्होंने क्रिकेट से संन्यास लिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिताली राज। आइए इनके बारे से कुछ जानते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट क्रिकेट कहे जाने वाली मिताली राज इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। मिताली राज ने टीम इंडिया के लिए 26 जून 1999 से डेब्यू किया है और पिछले 23 साल से भारतीय टीम के लिए खेल रही है। उन्होंने साल 2000 में भारत के लिए पहला विश्व कप खेला। इसके बाद 2005, 9, 13, 17 और 2022 में भी टीम इंडिया के लिए मैदान में खेली। मतलब बोलने का है कि इन्होंने कुल कुल 6 विश्व कप खेली है। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ऐसा करने वाले सचिन तेंदुलकर ही है जो अब तक वो 6 विश्व कप खेले हैं, इसलिए इसे क्रिकेट की सचिन भी कहा गया जाता है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए, वनडे की बात करें तो कुल 232 वनडे खेली है। T20 की बात करें तो 89 T20 खेली है। ठीक है, 40 वनडे और T20 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली
वाली महिला खिलाड़ी बनी है। ध्यान रखिए इस बात को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के विश्व युवा चैंपियनशिप के विजेता हैं। तो इसके जो सही उत्तर हो जाएगा वो है गुरु नायडू सेनापति। चलिए इसके बारे से कुछ जानते हैं। गुरु नायडू सेनापति मैक्सिको के लियोन में चल रही अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ विश्व युवा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक बन गए हैं। ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, सेनापति मूल रूप से आंध्र प्रदेश के विजयनगर से हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। तो हमारा वीडियो यहीं तक था, अब नए वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।